नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। साथियों, ये कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का प्रश्न पत्र है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें इतनी मेहनत की गई है कि जो आपका 24 मार्च को पेपर होगा शुक्रवार के दिन 2023 को। अब इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रश्न पत्र में क्या है। पहले मैं पूरा प्रश्न पत्र आपको दिखा देता हूँ, इसको उत्तर सहित हम सोल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न पत्र है। आपको मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, साथ साथ आप देखते चलें, आपको खुद को पता लग जाएगा कि इसमें क्या मैटर है, किस प्रकार से इसको तैयार करवाया गया है। हिंदी के टीचर के द्वारा काफ़ी मेहनत करके इस प्रश्न पत्र को तैयार करवाया गया। इसमें आपको थोड़ा सा मैं बताऊं तो इसमें आपको जो आरबीएसई ने जारी किया था वो मॉडल पेपर, जो आरबीएसई ने 2023 के लिए जो जारी किया था उस मॉडल पेपर के प्रश्न उत्तर ध्यान से समझें। उसके साथ साथ इसमें और जो भी जैसे मिशन 100 हो गया, आपके संजीव की पासबुक से जो मॉडल पेपर बनते हैं, और जो भी आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर में जो डालते हैं ना, उन सभी को जो सभी में आ रहा है, कहने का मतलब है कि जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। प्लस इसमें जो पीछे के जो सालों के जो प्रश्न पत्र हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उनको भी डाला गया। अब आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, इतना कुछ मैटर इसमें डाला गया है, तो लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र है। इसको आप अंत तक देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हिंदी अनिवार्य के लिए ये मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको आप मेरे कहने से रिक्वेस्ट आपसे कि लास्ट तक देख कर चले जाएं। आप खुद यकीन करो या न करो, लेकिन मिलान कर लेना, काफ़ी क्वेश्चन इसी में से आएंगे। प्रश्न पत्र को शुरुआत से आपको हल करना है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों कि इसमें कुछ मैंने रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है, छोटा सा, ये कोई बड़ा नहीं है। इनको हम ज़रूर देखें, उसके बाद एक के क्वेश्चन से हम इसका सोल्व करेंगे। अब थोड़ा सा आप देख सकते हैं दोस्तों, हाँ, कि थोड़ा सा आपके देखने में भी आसानी होनी चाहिए। मैं आपको सेट करके इसको दिखा देता हूँ। पहला हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मैं आशा करूंगा कि आपको सही से दिखता होगा और मैं साथ साथ बोलता रहूँगा। पहला क्वेश्चन है कि भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। तो भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग होता है, तो इसमें भाषा आ जाएगा। भाषा के दो प्रकार है, मौखिक तथा दूसरा कौन सा है, लिखित हो गया। ध्यान से देख लें इस वीडियो को दोस्तों। नेक्स्ट है, मराठी भाषा लिपि में लिखी जाती है, तो कौन सी में, देवनागरी में। हमें लिख देना है देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी भाषा की लिपि है तो कौन सी है, रोमन हो जाएगा। उसके बाद खालिस्तान लिपि में हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकणी और नेपाली भाषा लिखी जाती है। तो किस में लिखी जाती है, ये देवनागरी में लिखी जाती है, ध्यान रखना आपको। पंजाबी भाषा लिपि में लिखी जाती है, तो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि हो गया। उसके बाद है, स्वरों व व्यंजनों के संयोग के समय मात्राओं का प्रयोग लिपि में किया जाता है, तो वो देवनागरी लिपि में किया जाता है। थोड़ा सा देख लें ध्यान से आप, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है। पूरा मॉडल पेपर सोल्व करवाऊंगा मैं आपको, उत्तर सहित है। ब्राह्मी और खरोष्टी प्राचीन भाषा की है, ये क्या है, ये लिपियाँ है, ध्यान से देख लें दोस्तों। देवनागरी लिपि का विकास लिपि में हुआ, तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ, ये हमें ब्राह्मी लिपि लिख देना है। विचारों विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। लिपि में चिन्हों का प्रयोग होता है, लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग होता है, तो इसमें वर्तनी आ जाएगा। मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है, तो किसका साधन है भाई, भाषा का साधन है। 24 मार्च के लिए ध्यान से देख लें इस प्रश्न पत्र को। आम बातचीत के लिए भाषा का प्रयोग होता है, तो कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। जो भाषा शासन स्तर पर व्रत होती है वो क्या कहलाती है, तो वो राजभाषा कहलाती है, इसमें राजभाषा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट और देख लें,
भाषा के रूप होते हैं, तो भाषा के दो रूप होते हैं। यहाँ हमने देख लिया लिखित और मौखिक, लिखित और मौखिक। भाषा के मौखिक रूप को अंकित करने के लिए जो चिन्ह बने हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें लिपि कहते हैं दोस्तों। इसमें लिपि आ जाएगा हमारा। भाषा सूक्ष्म है, स्थूल है, तो भाषा सूक्ष्म है और लिपि है वो स्थूल है, इसमें लिपि आ जाएगा। वर्तमान में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और राजभाषा है, दोनों है। भाषा के कम विकसित रूप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो बोली कहा जाता है। थोड़ा सा समझ लें। हिंदी भाषा के परिवार के लगभग बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा कहलाती है, तो वो बोली कहलाती है। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली ही विकसित होकर का रूप लेती है, तो वो भाषा का रूप लेती है दोस्तों। जिस भाषा को बालक अपनी माँ व परिवार से सीखता है वो क्या कहलाता है, तो वो मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा आ जाएगा इसमें। प्रत्येक भाषा को स्थिर, मानव और परिनिष्ठित रूप प्रदान करने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है, तो वो व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण आ जाएगा। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने व बोलने से संबंधित नियमों का ज्ञान किससे होता है, तो वो व्याकरण से होता है, इसमें व्याकरण आ जाएगा। भाषा की शुद्धता के लिए शास्त्र होता है, तो वो व्याकरण होता है, इसमें व्याकरण आ जाएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा के क्या है, ये कौशल है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भाषा संपत्ति है, तो भाषा अर्जित संपत्ति है। नेक्स्ट, बोली और भाषा के मध्य होती है, तो विभाषा होती है, विभाषा होती है। उर्दू भाषा की लिपि है वो फारसी है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। व्याकरण के अंग होते हैं, व्याकरण के 4 अंग होते हैं। अब हम प्रश्न पत्र को शुरुआत से समझते हैं और उत्तर लिख करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम। हो सकता है थोड़ा बड़ा बन जाए, पर आपको अंत तक देखना 24 मार्च के लिए, जिनको भी अच्छे अंक लेने हैं। और ये तरीका किस प्रकार का लगा, और सब्जेक्ट के भी हम ऐसे डालेंगे, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। अब देखो, ये जो हमने लिया है अपठित गद्यांश, ये RBSC ने जो जारी किया उस मॉडल पेपर से लिया है। इसमें कुछ किस प्रकार से आपको उत्तर निकालने हैं, सब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह RBSC के मॉडल पेपर से, प्रीवियस ईयर से, सभी को इसमें सेट किया। तो वीडियो अंत तक आपको देखना है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, पहले आपको प्रश्न पढ़ने हैं, फिर ये गद्यांश पढ़ना है। प्रश्न हम पढ़ें, बहुत ध्यान से उत्तर निकलेगा। पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है, चारों ऑप्शन भी पढ़ लेने हैं आपको। मनुष्य का मान बढ़ाने में, मनुष्य को राजनीति का परिचय देने में, मनुष्य के ज्ञान वृद्धि में, मनुष्य को भूगोल का परिचय देने में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन और पढ़ लें कि मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है, मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है, तो पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने में, अवकाश के क्षणों में सच्चा साथ देने में, उपदेश और मनोरंजन के रूप में, अमानवीय बुराइयों को उभारने के रूप में। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं, समय का दुरुपयोग करने वाले, समय का सदुपयोग करने वाले, उच्च कक्षा व विशिष्ट योग्यता के इच्छुक, खेलों में दक्षता की अभिलाषा रखने वाले। पुस्तकालय शब्द पुस्तक जोड़ा ले 2 शब्दों के मेल से बनना है, ये कौन सी संधि है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक पूछा है। ये सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब हमें यहाँ आना है, उत्तर निकालेंगे हम। ध्यान से देखें आप। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पुस्तकालय में सबसे बड़ा लाभ है ज्ञानवृद्धि। ठीक है। मनुष्य को बहुत थोड़े शुल्क के बदले बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती है। वह चाहे तो एक ही विषय की अनेक पुस्तकें पढ़ सकता है। दूसरे, उसे किसी भी विषय की नवीनतम पुस्तकें वहाँ से प्राप्त हो सकती है। तीसरे, उसे किसी भी विषय पर तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिल जाता है। चौथे, विश्व में प्रकाशित विभिन्न विषयों की पुस्तकें भी यहाँ मिल जाती है। यही कारण है कि उच्च कक्षा तथा किसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में ही व्यतीत करते हैं। पुस्तकालय मनुष्य में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करता है। यदि आप एक बार किसी पुस्तकालय में चले जाएं, तो वहाँ की पुस्तकों को देखकर आप उन्हें पढ़ने के लिए लालायित हो जाएं। इस प्रकार पुस्तकालय आपकी रुचि को ज्ञानवर्धन की ओर बदलता है। दूसरे, अवकाश के समय में पुस्तकालय हमारा सच्चा साथी है, जो हमें सदुपदेश भी देता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। शेष मनोरंजन के साधनों में धन खर्च होता है, जबकि ये सबसे सुलभ और सस्ता मनोरंजन है। अब इसके उत्तर निकालेंगे हम।
पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है? तो मनुष्य की ज्ञान में वृद्धि। स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, स ऑप्शन। उसके बाद हम देखें दोस्तों, ध्यान से देख लेना इस प्रश्न पत्र को, आपका हिंदी का पेपर बेस्ट जाएगा दोस्तों। मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है तो अमानवीय बुराइयों को उभारने के रूप में, ये नहीं है, बाकी तीनों है। कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं? कौन से छात्र हैं वो अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं? तो उच्च कक्षा विशिष्ट योग्यता के जो इच्छुक होते हैं वो। पुस्तकालय शब्द पुस्तक जोड़ आले, ध्यान रखें, पुस्तकालय का संधि विच्छेद हो गया। पुस्तक जोड़ आले दो शब्दों के मेल से बना है। प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है तो पुस्तकालय का महत्व है, ठीक है। अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी है, तो अवकाश के समय में सच्चा साथी पुस्तकालय है, इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब पूरे प्रश्न पत्र को समझना, आपको निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखें आप, कातरता चुपी या चीखें या हारे हुओं की खो, जहाँ भी मिलेगी उन्हें प्यार से सितार पर बजाऊंगा। जीवन में कई बार उकसाकर मुझे अनलंघे सागरों में फेंका है, अगन भट्टियों में झोंका है, मैंने वहाँ भी ज्योति की मशाल प्राप्त करने के यत्न किए, बचने के नहीं। तो क्या इन तट के बंदूकों से मैं डर जाऊँ? तुम मुझको दोषी ठहराओ, मैंने तुम्हारे सुनसान सा गला घोटा है, पर मैं गाऊंगा। चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कल फिर जन्म लूँगा, फिर कल आऊँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके उत्तर निकाल लें दोस्तों। कवि ने किस महापुरुष के भावों का उल्लेख किया है? तो कवि ने महात्मा गांधी के भावों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूँगा, कल फिर आऊँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ किसके लिए कही गई है? इसमें आप देखें थोड़ा सा, पद्यांश की उक्त अंतिम तीन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि क्या कहना चाहता है हमारा ये इसमें कि मैं मरने के बाद भी कल फिर जन्म लूँगा। चार ऑप्शन आप देखें। ये कह रहा है कि देश सेवा करने वाले बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सुनसान का गला घोटा है का तात्पर्य बताइए। सुनसान का गला घोटा है का तात्पर्य सुनने मानव मन में आशा की उमंगें भर दी। किसी रचना को लिखने की कई शैलियाँ होती है, शैली भेद के अनुसार उपयुक्त पद्यांश की लेखन शैली कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसमें चार ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा आत्मकथा शैली। उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे गए विकल्प को छांटिए। तो इसमें आपका हो जाएगा मानवता के मसीहा महात्मा गांधी। अनलंघे शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है? तो इसका विपरीत मतलब उल्टा, विलोम, तो ये हो जाएगा लंघे। ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखें ध्यान से, हिंदी भाषा के परिवार में लगभग बोलियां सम्मिलित है। हिंदी भाषा के परिवार में लगभग 18 बोलियां सम्मिलित, 18 कर देंगे। अंग्रेजी भाषा की लिपि है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है दोस्तों, इसमें रोमन आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। वाक्य में शब्द शक्ति है, तो वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है दोस्तों, अभिधा शब्द शक्ति। जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्षार्थ में किया जाता है तो वहाँ लक्षणा मानी जाती है। तो हाँ, वहाँ लक्षणा मानी जाती है, तो ये हो जाएगा प्रयोजन भी, प्रयोजन भी लिख देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट, माया दीपक नर पतंग भरमे भरमे इवे पड़ंत काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें उपमा अलंकार है, उपमा आ जाएगा। गंगा जल सा पावन मन है, काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगा जल से की गई है, अतः अलंकार है। तो ये अलंकार सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई, गलती हो गई, सॉरी। इसमें जो 5 का हमारा था कि माया दीपक नर पतंग भरमे भरमे इवे पड़ंत काव्य में अलंकार कौन सा है? तो अलंकार हो जाएगा हमारा पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार।
पुनरुक्ति अलंकार। गंगाजल सा पावन है मन, काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगाजल से की गई, अतः अलंकार कौन सा है? तो इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तीसरा, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में आपको देना है। निम्नलिखित को परिभाषित करके अर्थ है, इसको देना है कोरम। तो कोरम को हिंदी में कहेंगे गणपूर्ति। कोरम का क्या हो जाएगा? गणपूर्ति। पैक्ट का, पैक्ट होगा समझौता। पुन्ना पैक्ट याद आता है, ये पैक्ट का नाम आता है ना, कि चर्चित है। परिसंघ शब्द के लिए परिभाषिक शब्द लिखिए। परिसंघ के लिए तो फेडरेशन हो जाएगा इसमें, FEDERATION, फेडरेशन। फीचर का प्रारंभ कैसे होता है? तो फीचर का प्रारंभ कैसा होता है? तो आकर्षण और उत्सुकता पैदा करने वाला होता है ये फीचर। नेक्स्ट है, कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे गुरु बनाया? तो किसे गुरु बनाया? मास्टर सोदल गेलकर को हम लिख देंगे, मास्टर सोदल गेलकर। नेक्स्ट है, देखो ये इस प्रकार का प्रश्न पत्र है। मैं थोड़ा आपको और दिखाना चाहूँ, इसमें सारे ऑप्शन है, खंड ब है, स है, द है, और इसके बाद में ये जो है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बहुत आपको ऐसा का ऐसा छपा हुआ मिलेगा। इसको मैं जब इसको लास्ट में इसलिए ले रहा हूँ कि जो विद्यार्थी यहाँ तक वीडियो देख लिया ना, वो यकीन मानिए पढ़ने लायक विद्यार्थी है। वो कुछ करना चाहता है हिंदी में, पूरे में इससे पूरे नंबर लेना चाहता है। हिंदी की कॉपी में हम कैसे लिखें वो भी वीडियो मैंने डाल रखा है, तो वो भी आप ज़रूर देखें। और एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, एक मेरा व्लॉग चैनल है जिसका नाम है गरीब की दुनिया व्लॉग, गरीब की दुनिया व्लॉग, और उसका इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस चैनल पर आप जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, वहाँ आप सपोर्ट करें। बहुत अच्छे वीडियो वहाँ बनाए जा रहे हैं, उनको आप ज़रूर देखें। तो इनको हम देखें। यशोधर बाबू ने किशनदा के गांव चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया? अब ये कुछ मॉडल पेपर के क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर इसमें हम उत्तर निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें तो थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखें आप। नेक्स्ट है, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन के प्रकृति प्रेम का वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट है, यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी के से क्या चाहते थे, यह आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो महानगर कौन से हैं, यह आपको बताना है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी की मूर्तियाँ किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई, यह आपको बताना है। कवि निराला ने अस्थिर सुख दुख की छाया किसको कहा, यह आपको बताना है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर का क्या तर्क है, यह आपको बताना है। उसके बाद आप देखें, महत्वपूर्ण है, खंड ब के क्वेश्चन भी थोड़ा सा आप देख लें कि भारत में इंटरनेट पत्रिका का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, संक्षेप में लिखिए। प्रिंट मीडिया रेडियो माध्यमों में प्रत्येक से संबंधित दो कमियां लिखिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट विषय पर आलेख लिखिए। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। कविता के बहाने कविता में बताए कि सब एक कर देने से माने क्या हैं, और जीजी के त्याग और दान के विषय में क्या विचार थे। काले मेघा पानी दे अध्याय के आधार पर समझाइए कि समझाना आपको चार्ली सबसे ज़्यादा समय पर कब हंसता था। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खंड से कि आप देखें कि रुबैया के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में समझें। निराला जी की बादल राग की कविता का उद्देश्य क्या है। वर्तमान सामाजिक परिवेश में इस रचना के प्रभाव का आंकलन कीजिए। शिरीष के फूल नामक पाठ में लेखक ने साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी में किस द्वंद्व का संकेत दिया। और नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बावजूद मानवीय भावनाओं की समानता की कथा, इस पर टिप्पणी लिखनी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय आपको लिखना है। विष्णु खरे का लेखक परिचय आपको लिखना है। यशोधर बाबू की पत्नी उसकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है, उदाहरण सहित स्पष्ट आपको करना है। लेखक आनंद यादव संघर्ष करके जीवन को ऊंचा बनाता है, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। प्रमाण सहित आपको उत्तर सिद्ध करना है। उसके बाद निम्नलिखित सह प्रसंग की व्याख्या करनी है, ये इस प्रसंग को आप देख लें। उसके बाद आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अभी बतानी बाकी है, तो ज़रूर देखें लास्ट तक। निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी है आपको।
ये गद्यांश आप देख सकते हैं। इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। फिर 17 का क्वेश्चन है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 की पूरक परीक्षाओं की तिथियों की सूचना हेतु एक विज्ञप्ति तैयार करनी है आपको। अपने विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु निविदा आपको तैयार करनी है। राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व है। स्त्री सशक्तिकरण, बढ़ता विज्ञान, घटते मानवीय मूल्य, राजस्थान और पर्यटन की संभावना, ये आपको बताना है। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान दें, जो विद्यार्थी यहाँ तक पढ़कर आ गया ना, तो वो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्लॉग चैनल का लिंक है, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। भारतीय साहित्य की एकता पर जोर देने की आवश्यकता इसलिए भी है कि आज संसार के समक्ष भविष्य की स्थिति बहुत कुछ डामाडोल हो गई है। विघटन की शक्तियां इतनी बलवती हो गई हैं कि वह नहीं समझ पड़ता कि नया विकास और नया संगठन किस प्रकार होगा। नई सभ्यता के इस संक्रांति काल में भारतवर्ष अपना संतुलन खो दे, ये उचित न होगा। इसके विपरीत ये अधिक आवश्यक है कि वह अपने साहित्य, अपनी कला, अपने जीवन दर्शन द्वारा संसार को एक नया आलोक और एक नवीन दिशा ज्ञान देने की चेष्टा करें। संसार के बड़े बड़े विचारक भी आज प्रकाश के लिए इधर उधर टो लगा रखे हैं। इनमें कुछ की तो ये भी धारणा है कि भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन दर्शन उन्हें नया मार्ग निर्देश दे सकता है। ऐसी स्थिति में नई प्रगति को दौड़कर अपनाने की अपेक्षा अपने साहित्यिक वैभव की दृष्टिपात करना अधिक अच्छा होगा। यदि हम अपने देश के प्राचीन साहित्य को देखें तो इसमें एक मूलभूत एकता दिखाई देती है। इसका बड़ा प्रमाण यह है कि हमारे कतिपय महान साहित्यकों के जन्म स्थान का पता न होने पर भी समस्त प्रांतों में उनका प्रचलन है और उन्हें सम्मान प्राप्त है। वाल्मीकि के कार्य क्षेत्र का निर्देश कर भी दिया जाए तो भी व्यास का व्यक्तित्व है और उसकी एकता और अज्ञात ही रहेगी, फिर भी सारा देश उन्हें अपना समझता है। कालिदास जी की भी प्राय ऐसी ही स्थिति है। विभिन्न प्रांतों में पंडित उन्हें अपनी अपनी खींचने का प्रयत्न करते हैं, परंतु कालिदास वास्तव में किसी प्रांत के कवि नहीं थे, समस्त भारत के वो कवि थे। हमारे देश में विविधता में एकता लाने की चेष्टा चिरकाल से ही की गई है और इस कार्य से हमारे साहित्यकारों ने विशेष योग दिया है। वैदिक साहित्य के द्वारा सारे देश में एक सी धार्मिक भावना, एक सी यज्ञ पद्धति, एक सा दार्शनिक आधार प्रतिष्ठित हुआ था। आज भी भारतीय घरों में वैदिक संस्कार की अनेक विधियां प्रचलित है। रामायण में राम के चरित्र की गरिमा और महत्ता एक आदर्श मानव की गरिमा और महत्ता है। इनमें भारतीय सांस्कृतिक एकता अत्यंत बलवती और परिपुष्ट होती है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है भारतीय साहित्य और नई सभ्यता का संक्रांति काल, वैदिक साहित्य का महत्व, विविधता में एकता। देश में प्राचीन साहित्य में दिखाई देती है तो एकता, समानता। देश के प्राचीन साहित्य में क्या दिखाई देती है? एकता, समानता, विविधता, दार्शनिकता। समस्त भारत के कवि माने जाते हैं वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, समस्त कवि। नई सभ्यता के संक्रांति काल में भारतवर्ष को ध्यान देना होगा साहित्य, कला, जीवन दर्शन उपयुक्त सभी पर। साहित्य में प्रत्येक प्रयोग होता है इत प्रत्यय, साहित्य में प्रत्यय प्रयोग होता है इत प्रत्यय, इक प्रत्यय, अक प्रत्यय, उत प्रत्यय। राम के चरित्र की गरिमा और महत्ता है तो वो आदर्श मानो। दोस्तों इसके उत्तर आपको आ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो अगर इसको पढ़कर ऊपर आपने जो ये अपठित गद्यांश दिया गया इसको पढ़कर उत्तर आपको आ गए तो ठीक बात है। अगर नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो में इसके उत्तर मैं डालूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदी का पेपर हमें किस प्रकार से करना जिससे हमें 24 मार्च को पूरा स्कोर मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।